गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब लोग? इस कोरोना जैसी महामारी बीमारी में आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और जितनी भी सावधानी बताइए उनका ध्यान रखिए। इसके साथ ही अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, धोते रहिए। ठीक है, हमारे स्कूल ने आपको घर बैठे जितना भी स्टडी मटेरियल हो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दे रहे हैं। इसके साथ ही हमारे स्कूल ने यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे स्कूल का खुद का चैनल बना लिया जिसका नाम है सेंट स्टीफन स्कूल किशनगढ़ के नाम से। और उस चैनल पे जाइए, आपको वहाँ पे जितना भी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा क्लास के अकॉर्डिंग। आवाज देखिए, जितना स्टडी मटेरियल आपको सब प्रोवाइड हो जाएगा। इसके साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लिंक प्रोवाइड करवा दी जाती है। ठीक है, अब इसके साथ हमारे चैप्टर के 8th क्लास के चैप्टर साइंस के चैप्टर 10 के बात करते हैं जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर, यानी कि रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको लिंक प्रोवाइड करवा दी है, पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है और जितने भी क्वेश्चन आंसर है, जितनी भी चीजें वो प्रोवाइड करवा दी है। इसके अलावा अब इसके पार्ट पे सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में आता है, फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा टॉपिक है, उसका नाम है हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, यानी कि लिंग निर्धारण किस प्रकार हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब एक फीमेल होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी के टाइम में उसका जो बेबी होता है उसका जो सेक्स होता है वो डिटरमाइंड कैसे होता है, यानी कि उसका बेबी गर्ल होगा वो बेबी बॉय होगा, ये कैसे फिक्स होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई बच्चा पेट में होता है तो वो लड़का होगा ये लड़की होगा, ये कैसे डिसाइड होता है वो आज हम चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको पहले की चीजें अच्छे से रिमाइंड है तो आपके लिए बड़ी इजी पड़ेगा, और नहीं है तो आप पहले वो फर्स्ट पार्ट पढ़िए, अच्छे से सुनिए, उसको रिमाइंड कीजिए, उसके बाद आपको सेकंड पार्ट बड़ा इजी समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो मैंने एक लेआउट डायग्राम बनाया तो आपको बड़े इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यार देखो मैंने एक लिखा है फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि निषेचित अंडाणु लिखा है, यानी कि जो निषेचित अंडाणु होता है वो एक फीमेल के अंदर होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो फीमेल के अंदर होता है, जो वो प्रेग्नेंट नहीं होती है तो वो होता है अनफर्टिलाइज्ड एग होता है। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग के बारे में मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में ये बताया था कि जब वो प्रेग्नेंट नहीं होती है तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो क्या होता है कि उसकी जितनी भी वॉल्स होती है वो क्या होती है टूट जाती है, और टूटने के बाद ब्लड के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। ये 30 दिनों में सिर्फ एक बार होता है, 3 to 4 डेज के लिए होता है, मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में बता दिया है। अब इसके प्रोसेस को मैं आगे समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके फर्टिलाइज्ड एग होता है जिसके अंदर एक बेबी होता है, तो उसका सेक्स का डिटरमिनेशन कैसे होता है, ठीक है, वो बताने जा रहा हूँ। जो एक बेबी होता है, ठीक है, वो लड़का होगा या लड़की, इसका डिसाइड करने के लिए होते हैं गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र क्या होते हैं ये मैं आगे बता रहा हूँ, पहले इसे बता दो। जो गुणसूत्र होता है उसके पेरेंट्स यानी उसके माता पिता से बच्चे के अंदर क्या होता है ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी कि पेरेंट्स इनहेरिटेड कर देते हैं अपने क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन के बेबी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, सपोज करना कि फीमेल होती है जो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके फर्टिलाइज्ड एग होता है, यानी कि निषेचित अंडाणु हो जाता है जिसके अंदर एक बेबी है। ठीक है, बेबी का सेक्स डिटरमिनेशन किसके द्वारा होता है, गुणसूत्रों के द्वारा होता है, यानी कि क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है। अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स होते क्या, यानी कि गुणसूत्र होते क्या हैं। ठीक है, अब गुणसूत्र क्या होते हैं कि धागे जैसी संरचनाएं होती है, छोटी छोटी संरचनाएं होती है। ठीक है, जिसका काम होता है माता पिता के गुणों को अपने बच्चे के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी पेरेंट्स के अंदर जितने भी होते हैं कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं एक नए जनरेशन की बेबी के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है, आपको कॉमन एग्जांपल देता हूँ, जैसे माता पिता की जैसे हाइट होती है, शक्ल होती है या आंखें होती है, वो बच्चे के साथ मैच करती है, वो क्योंकि पेरेंट्स के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो कैरेक्टर ट्रांसफर करे जाते हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा करे जाते हैं, गुणसूत्र के द्वारा या क्रोमोसोम्स के द्वारा कर दिए जाते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि गुणसूत्र जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो जितनी भी सेल्स होती है उसके केंद्रक में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, जितनी भी कोशिका होती है उसके केंद्रक में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक ह्यूमन के अंदर, एक इंसान के अंदर 23 जोड़े किसके पाए जाते हैं, गुणसूत्र के पाए जाते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये 23 जोड़े होते हैं, यानी कि एक जोड़े के अंदर सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक जोड़े के अंदर, एक पेयर्स के अंदर क्या होते हैं, सिर्फ 2 गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है। अब उसमें से 22 पेयर्स होते हैं, 22 पेयर्स को छोड़ के सिर्फ एक पेयर को ले लेता हूँ मैं। एक पेयर क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटरमिनेशन के लिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रेस्पॉन्सिबल, यानी कि सिर्फ एक ही जोड़ा क्या होता है जिम्मेदार होता है लिंग निर्धारण करने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, एक पेयर यानी कि 2 क्रोमोसोम्स, यानी कि एक जोड़ा मतलब 2 गुणसूत्र लिख दिए। ठीक है, यानी कि एक पेयर के अंदर, एक जोड़े के अंदर एक
जोड़े के अंदर आते हैं दो गुणसूत्र, ठीक है। यानी कि एक जोड़े में दो गुणसूत्र आते हैं, यानी कि हमारे पास 23 जोड़े गुणसूत्र, यानी कि हमारे पास 46 गुणसूत्र आ गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो एक जोड़ा है जिसके अंदर दो गुणसूत्र है वो कौन कौन से हैं। वो दोनों गुणसूत्र, वो दोनों क्रोमोसोम्स का नाम है एक्स और वाई। यही हमारे किसका निर्धारण करते हैं, सेक्स का निर्धारण करते हैं, ठीक है। अब इससे पहले हम चीज पढ़ते हैं, अगर लड़की होती है, फीमेल होती है, इसके अंदर जो दोनों गुणसूत्र वो कौन से होते हैं, एक्स और एक्स होते हैं, यानी कि जो पेयर होता है वो कौन सा वाला होता है, एक्स और एक्स का होता है। लेकिन जो मेल होता है, यानी कि एक जो आदमी होता है, ठीक है, लड़का होता है, उसके अंदर जो सेक्स निर्धारण के लिए, यानी कि लिंग निर्धारण के लिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो होता है एक्स और वाई। अब देखो ये कैसे वर्क करता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। सपोज करना एक फीमेल होती है जिसके क्या आते हैं हमें अनफर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, अनिषेचित अंडाणु है, ठीक है। जब लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती है या कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसके अंदर क्या होता है, जो उसका अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उसके अंदर एक क्रोमोसोम पहले से ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि एक गुणसूत्र पहले से उपस्थित होता है अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर, चाहे ये वाला एक्स हो या चाहे ये एक्स वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों एक्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यानी कि इन दोनों के लिए एक्स कोई भी सिमिलर होते हैं, यानी इन दोनों में से एक भी गुणसूत्र किसके अंदर होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग यानी कि अनिषेचित अंडाणु के अंदर एक गुणसूत्र पहले से ही प्रेजेंट होता है फीमेल के अंदर, ठीक है। अब मेल की बात करते हैं, यानी कि लड़की की बात करते हैं, तो लड़के के स्पर्म्स होते हैं, यानी कि शुक्राणु होते हैं, उसके अंदर शुक्राणु दो तरह की क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उनके शुक्राणु में दो तरह के गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। एक के अंदर एक्स वाला गुणसूत्र होता है, एक शुक्राणु के अंदर एक्स वाला होता है, दूसरे शुक्राणु के अंदर वाई वाला होता है। यानी कि जो मेल होता है उसके शुक्राणु के, यानी कि एक आदमी होता है उसके शुक्राणु के अंदर दोनों तरह के ही गुणसूत्र वाले शुक्राणु प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। यानी कि एक मेल होता है उसके अंदर, उसके स्पर्म के अंदर एक्स और वाई दोनों के ही क्या होते हैं, शुक्राणु स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, एक्स वाले और वाई वाले भी, ठीक है। अब देखना होता है अगर एक्स वाला स्पर्म इस एक्स वाले अनफर्टिलाइज्ड एग के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, तो देखो एक्स और एक्स मिलके क्या बन जाता है, एक्स। और जो एक्स होता है वो किसके लिए होता है, ये क्रोमोसोम्स किसके लिए होती है, पेयर किसके लिए होता है, फीमेल के लिए, यानी कि जो बेबी होगा कौन सा होगा, फीमेल बेबी प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर वाई वाला जो स्पर्म होता है वो एक्स वाले अनफर्टिलाइज्ड एग के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, तो देखो x + y बनके क्या बन जाता है, XY क्रोमोसोम्स का पेयर बन जाता है। XY किसके लिए आता है, मेल के लिए आता है, यानी कि जो बेबी प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, मेल बेबी प्रेजेंट है, यानी कि लड़का पैदा होगा। तो आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है हार्मोन्स अदर देन द सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, यानी कि लिंग हार्मोन्स के अलावा अन्य हार्मोन, ठीक है। हमें स्टार्टिंग के अंदर पहले मैंने बताया था जब हम किशोरावस्था की ओर जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर सेक्स ऑर्गन्स के अलावा बहुत सारे बॉडी के अंदर चेंजेस आते जाते हैं, जैसे वॉइस चेंज हो जाती है या बॉडी में बहुत सारे बाल आते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती है। तो वो ऐसा क्यों होता है, यानी कि सिर्फ सेक्स ऑर्गन्स के हार्मोन्स के जो अलावा बाकी के दूसरे, यानी कि जनन तंत्र के जो हार्मोन है उनके अलावा बाकी के जो दूसरे हार्मोन्स जो वर्क कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो देखना है, ठीक है। अब पहले बात आती है कि हमारे जो जनन तंत्र के होते हैं, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स के जो हार्मोन्स है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। जो सेक्स हार्मोन्स को कंट्रोल करता है वो कंट्रोल करता है हमारी पिट्यूटरी, यानी कि पीयूष ग्रंथि क्या करती है, उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। अब देखो मैंने पूरा ले डायग्राम वापस वैसे वैसे बनाया है, ठीक है। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता जाता हूँ, ठीक है। अब देखो इधर आओ, देखो यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, यानी कि पीयूष ग्रंथि है, वो क्या करती है, एक हार्मोन्स को छोड़ती है, ठीक है। डायग्राम का अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, यानी कि पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन्स को छोड़ती थी, या हार्मोन से इसको रिलीज कर, यानी कि यहाँ से छोड़ रही है। अब ये हार्मोन्स ज्यादा बॉडी के सेक्स ऑर्गन्स पार्ट्स के पास जाता है, ठीक है। सेक्स यानी कि जनन तंत्र के पार्ट्स के पास जाता है, यानी कि हमारे सेक्स जो ऑर्गन्स है वो कौन-कौन से, एक तो टेस्टस या ओवरीज, यानी कि वृषण और अंडाशय। वृषण किसमें पाए जाते हैं, मेल के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि नर के अंदर पाया जाता है, और अंडाशय पाया जाता है मादा के अंदर, यानी कि फीमेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। जब ये हार्मोन जाता है सेक्स ऑर्गन्स के पास तो इनको एक्साइटेड करता है अपने हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, यानी कि पहले तो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी कि पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन जाता है सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि जनन तंत्र के पास जाता है, और इनके पास जाने के बाद इनके जो सेक्स ऑर्गन्स अपने टेस्टिस और ओवरीज, यानी कि वृषण और अंडाशय, इनको एक्साइटेड करता है इनके हार्मोन रिलीज करने के लिए।
अब देखो टेस्टिस के पास कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और जो अंडाशय होता है यानी फीमेल होती है उनके पास होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। इन दोनों को रिलीज करना होता है। इन दोनों को जैसे रिलीज करना होता है बॉडी के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट करते हैं, जैसे हमें किशोरावस्था के टाइम में पता आता है कि जैसे रिलीज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आवाज भारी होती है, दाढ़ी मूंछ आ जाती है, लड़कियों के नीचे वाला हिस्सा चौड़ा हो जाता है, लड़कियों को ऊपर की छाती और कंधे क्या होते हैं चौड़े हो जाते हैं, उनको क्या होता है अजीब सी पसीने और ऑयली जैसी स्किन होने लग जाती है। ये सब चेंजेस होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो रिलीज होते हैं वो दो हार्मोन्स होते हैं, लड़कों में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, और जो लड़कियां होती हैं फीमेल्स होती है जो माताएं होती हैं उनके अंदर होता है एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ठीक है। अब ये जो ग्रंथि पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो होती है हमारे दिमाग के अंदर होती है। दिमाग के अंदर ये ग्रंथि होती है जो हमारे क्या होती है सब चीज़ों को कंट्रोल करती है, ठीक है। अब वो कैसे करती है इन दो हार्मोन्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। अब बात करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है एस्ट्रोजन की बात करो, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन इन दोनों हार्मोन्स के अलावा बाकी कौन से हार्मोन्स है जिसको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो देखो एक छोटा सा चार्ट बनाया मैंने, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि तीन ग्रंथियों को और कंट्रोल करती है। पहली होती है थायराइड होती है, सेकंड होती है पैंक्रीज होती है, और थर्ड होती है एड्रिनल्स होती है। हिंदी में कहूँ तो पहली ग्रंथि होती है थायराइड होती है, सेकंड वाली होती है अग्नाशय, और तीसरी वाली एड्रिनल ग्रंथि होती है। इन तीनों को कंट्रोल करती है। इन तीनों को कंट्रोल करने से बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो मैं अभी बताता हूँ। पहले एक बॉडी के डायग्राम बता देता हूँ जिसके अंदर बॉडी के अंदर ये बता देता है कि कौन सी ग्रंथि कहाँ होती है और कैसे कंट्रोल है, ठीक है। अब पहले देखो यहाँ ऊपर लिखा हुआ पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो देखो यहाँ पे मैंने बताया दिमाग के अंदर वहाँ होती उपस्थित होती है जो हर चीजों को कंट्रोल करती है, यानी कि हमारे जितने भी बॉडी के हार्मोन्स हैं उसको सबसे ज्यादा कंट्रोल करती है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड्स करती है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंडली थायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, गले के अंदर पाई जाती है, यानी कि आवाज चेंज होना किसके थ्रू होता है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है या फिर थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा होता है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, देखो एड्रिनल ग्रंथि और ये अग्नाशय ये दोनों का मतलब पेट के अंदर होते हैं, दूसरे शब्दों में तो एड्रिनल ग्लैंड्स और पैंक्रियाज के काम होते हैं पेट के अंदर होते हैं, ये दोनों साथ ही वर्क करते हैं। अब तीसरी बात करता हूँ, देखो ये जो डायग्राम बनाया ना हमने, ये बनाया हमने नर और मादा का साथ में बनाया, ठीक है। अलग अलग डायग्राम क्यों बनाए इसी के थ्रू हम एक्सप्लेन करने वाला है। तो देखो स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति, यानी कि स्त्रियों के अंदर अंडाशय होता है, ठीक है, उसकी स्थिति क्या होती है। अब ये जो डायग्राम बनाया कितना सा डायग्राम, ये आधा डायग्राम है, इसका जस्ट मिरर होता है इस साइड, यानी कि आधा डायग्राम इसलिए मेल का बना और आधा फीमेल का बनाया। इधर बनाया वो फीमेल का है, उधर जो बनाया वो मेल का है, यानी कि इतना सा हिस्सा जो बना वो फीमेल का बना हुआ है, आधा हिस्सा है। यहाँ देखो अंडाशय की स्थिति है, सिमिलर यहाँ पे भी हिस्सा होता है, यहाँ पे भी अंडाशय होता है, ये फीमेल के अंदर होता है। पोजीशन ऑफ द ओवरी इन द फीमेल्स, यानी कि लड़कियों के अंदर ओवरीज की कंडीशंस क्या होती है, स्थिति क्या होती है वो मैंने बता दी है, ठीक है। इसी रीजन से के वाला हिस्सा क्या होता है थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है कमर के नीचे वाला हिस्सा, इसी के कारण होता है। अगली बात करता हूँ ब्रशन की बात करता हूँ, टेस्टिस की बात करता हूँ, वो होता है लड़कों के नीचे वाले हिस्से में होता है। ये शरीर के बाहर वाला हिस्सा होता है जहाँ पे शुक्राणु पैदा होते हैं, और ये शरीर के बाहर इसलिए होता है क्योंकि शुक्राणु को पनपने के लिए बढ़ने के लिए 3% बॉडी से 3% जो 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, इसलिए बॉडी के बाहर होता है। अब ये जो इतना सा डायग्राम बनाया है ये मेल का बनाया है, ये फीमेल का है इधर वाला, और इधर वाला मेल का है। अब ये मेल का बना दिया मैंने, ये मेल के अंदर देखो यहाँ पे मैंने ये बता दिया है कि यहाँ से क्या होता है शुक्राणु पैदा होता है, और यहाँ से जो जारी है, ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है शुक्राणु को पास किया जाता है फीमेल के अंदर, ठीक है। ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ठीक है पीयूष ग्रंथि से बाकी के जो ग्रंथियां दिख रही है या ये इन ग्लैंड से जो पिट्यूटरी ग्लैंड से बाकी के ग्लैंड्स कैसे कंट्रोल होती है, अब मैं वापस डायग्राम बना रहा हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है, पीयूष ग्रंथि बाकी के 3 ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। तो यही वापस चलते हैं, एक मिनट वो तो चल रहा है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना क्योंकि एग्जाम के पर्पस से भी एक तरीके से क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो आपको बता देता हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वो थायराइड ग्लैंड्स होती है, पैंक्रियाज ग्लैंड्स होती है, और एड्रिनल ग्लैंड्स को भी क्या करती है हार्मोन्स के थ्रू क्या करती है कंट्रोल करती है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि कैसे करती है। अब देखो पहले पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होती है, थायराइड ग्लैंड्स को हार्मोन ट्रांसफर करती है, इसकी वजह से एक्साइटेड होती है, और एक्साइटेड होने की वजह से थायराइड ग्लैंड जो होती है, थायराइड जो ग्लैंड्स होती है वो कौन सा हार्मोन निकालती है, एक्साइटेड होती है थायरोक्सिन हार्मोन क्या करती है, रिलीज करती है। थायरोक्सिन हार्मोन मैंने डायग्राम के अंदर बताया था किसके लिए आता है, गले के अंदर यूज आता है, ठीक है।
जब ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स की अगर कमी हो जाती है यानी कि लैक ऑफ हार्मोन्स हो जाता है तो इससे कौन सा बीमारी होती है, गाइटर बीमारी यानी गॉइटर डिजीज क्या होता है उसमें पैदा हो जाता है, इसको गला सूख जाता है। ठीक है, ये हार्मोन्स की कमी से होता है यानी कि हार्मोन लैक ऑफ हार्मोन्स की वजह से क्या होता है गॉइटर वाली बीमारी होती है। हमने जैसे किशोरावस्था के बारे में पढ़ा था, ठीक है, एडोलेसेंस के बारे में पढ़ा था, मैंने एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने बताई थी कि जैसे ही हम क्या होता है उस एज के अंदर पहुंच जाते हैं, टीनेजर वाली एज में आते हैं, तो सबसे पहले चेंजेस क्या होता है गले के अंदर आवाज के अंदर चेंजेस होता है। लड़कियों की आवाज काफी छोटी हो जाती है, दब जाती है, कम आती है, लेकिन लड़कियों की आवाज क्या होता है खुल जाती है, बड़ी भारी और गहरी हो जाती है। वो किस रीजन से होता है, थायराइड हार्मोन्स की वजह से होता है और इसको कौन रिलीज करता है, थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड्स करती है। ठीक है, ये पहला हो चुका है। ठीक है, अब इसके नीचे आते हैं तो देखो प्लीज ग्रंथि जो होती है वो दूसरे वाले अंडाशय ग्रंथि को भी क्या करती है, कंट्रोल करती है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स करती है, पैंक्रियास ग्लैंड्स को भी क्या करती है, हार्मोन्स के थ्रू क्या करती है, इसको कंट्रोल करते हुए चलती है। ठीक है, जैसे ही पैंक्रियास ग्लैंड्स के बाद वो हार्मोन जाता है, ये भी क्या होता है एक्साइटेड होकर क्या होता है इंसुलिन हार्मोन्स को क्या करता है रिलीज करता है। जैसे पीयूष ग्रंथि क्या होती है हार्मोन्स को क्या करती है छोड़ती है, वो हार्मोन जाता है अग्नाशय ग्रंथि के पास, अग्नाशय ग्रंथि के पास जाने से ये हार्मोन्स ये भी क्या करती है यहाँ से छोड़ देती है, छोड़ने से क्या होता है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, अभी जैसे मैंने डायग्राम बताया इंसुलिन हार्मोन्स का होता है पेट के अंदर होता है, ये क्या करता है इसकी कमी से हार्मोन्स की कमी से क्या होता है कौन सी बीमारी हो जाती है, मधुमेह बीमारी हो जाती है या डायबिटीज हो जाती है, जिससे आप ज्यादा मीठा नहीं खा सकते हो। ठीक है, यानी कि हम ये दोनों चीज पढ़ चुके हैं, यानी कि बॉडी के लिए ये दोनों के क्या होते हैं जब जाते हैं मतलब किशोरावस्था की ओर जाते हैं तो ये सबसे ज्यादा चेंजेस बॉडी में देखने को मिलता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, अब लास्ट वाला जो होता है वो होता है एड्रिनल ग्रंथि के लिए आता है। जैसे ही क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी करती है, तो ये तीनों के पास हार्मोन्स क्या होता है प्रवाहित होता है या इनके पास क्या होता है रिलीज होकर इनके पास आता है। तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से जाता है रिलीज होता है, अब किसके पास आ रहा है एड्रिनल ग्लैंड के पास आ रहा है, यानी कि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन छोड़ने के बाद किसके पास आ रहा है एड्रिनल ग्रंथि के पास आ रहा है। इसके पास जाते ही ये भी क्या करती है एक हार्मोन को क्या करती है स्रावित करती है, रिलीज करती है। ठीक है, जैसे एड्रिनल क्या आते हैं एड्रिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन को निकालती है एड्रिनलिन हार्मोन को, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड्स कौन सी करती है एड्रिनल हार्मोन्स को रिलीज कर रही है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि जैसे मैंने अभी तुम्हें पहले भी बताया था कि जब होता है तो क्या होता है कि किशोरावस्था के साथ दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन होती है, प्रेशर आता है, सोचने को ज्यादा मजबूर होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब ये चीज क्या करती है उन चीजों को क्या करते हैं एडजस्ट करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, जैसे हम क्या होता है किशोरावस्था की ओर जाते हैं तो सबसे ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है, चिड़चिड़े से हो जाते हैं, हर चीज को बड़े अजीब से देखते हैं, हर चीज को देख के ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, वो किसके कारण होता है एड्रेनलिन हार्मोन्स के द्वारा होता है, एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा होता है चिंता क्रोध तनाव इन सबको क्या होता है संयुक्त करके कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब ये तीनों चीजें बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ाया था तो ये भी कहा था कि हमारी वॉइस चेंज होती है, तो किसके कारण होती है थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड्स के कारण होती है। उसी चीज मैंने बताया था बॉडी के सीना चौड़ा हो जाता है या फिर कमर के नीचे वाला हिस्सा चौड़ा हो जाता है, वो किसके कारण होता है अग्नाशय ग्रंथि के कारण होता है। ठीक है, और तीसरी चीज ये बताई थी कि हमारा दिमाग ज्यादा सोचता है, हमें गुस्सा ज्यादा आता है, हम चीज को ऑब्जर्व करते हैं, किसी चीज को लेकर अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, वो किसके कारण होता है हमारे वो हमारे एड्रिनल ग्रंथि के कारण होता है। ये बाकी के हार्मोन्स ऐसे होते हैं बॉडी के अंदर जो बॉडी के अलग अलग चेंजेस लाते हैं। हमने इससे पहले भी पढ़ लिया था कि बाकी इसके अलावा वो हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन थे जो लड़कों के अंदर वर्षण में पाया जाता है या मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एस्ट्रोजन का जो फीमेल में पाया जाता है ओवरीज के अंदर पाया जाता है, यानी कि जो मादा होती है उनके अंडाशय में कौन सा पाया जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है, जो जनन अंगों के विकसित करने के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ हार्मोन्स इन द कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द इंसेक्ट एंड द फ्रॉग्स। कहने का मतलब ये है कि जैसे ह्यूमंस के अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस करने के लिए यानी कि जो टीनेजर से लेके वो जब हो जाते हैं एडल्ट बनते हैं तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल करते हैं वो हार्मोन्स करते हैं। ठीक है, एज ए सिमिलर इंसेक्ट्स और जो मेंढक होते हैं यानी कि फ्रॉग्स होते हैं, इन दोनों के लिए भी उनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के अंदर जो सबसे ज्यादा रोल होता है वो होता है हार्मोन्स का रोल होता है। मैं यहाँ पे दोनों को एक्सप्लेन करते हुए जा रहा हूँ। पहला तो ये बता रहा हूँ कि एक कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर को बहुत बनने के अंदर क्या होता है बहुत सारे स्टेजेस से क्या करना पड़ता है पासेस होना पड़ता है। ठीक है, जो कैटरपिलर होता है उसके लिए स्टेजेस माइनर है, सारे स्टेजेस एज ए सिमिलर चलते जाते हैं, इसके लिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ पासेस टू द वेरियस स्टेजेस। हिंदी में कहते हैं एक इल्ली होती है, उसको एक वयस्क कीड़ा बनने के लिए उसको क्या होता है बहुत सारे चरणों से पास होना पड़ता है, बहुत सारे चरणों से गुजरना पड़ता है एक पूरा कीट बनने के लिए वयस्क बनने के लिए। ठीक है, ऐसे सिमिलर ये प्रोसेस वापस किसके अंदर होता है फ्रॉग्स के अंदर भी होता है। ठीक है, फ्रॉग्स के अंदर लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के
4 पार्ट होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चारों पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ टैडपोल से मेंढक यानी कि फ्रॉग बनने तक का सारा जो होता है प्रोसेस उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो मेंढक के अंडे होते हैं उनको बोला जाता है टैडपोल, बोला जाता है हिंदी में टैडपोल बोला जाता है। जब ये मेंढक के अंडे वह बनते जाते हैं यानी कि इसके अंदर हार्मोन्स जो होता है ट्रांसफर किया जाता है, और ट्रांसफर करने के बाद ये बनते जाते हैं फ्रॉग बने जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है, यानी कि हिंदी में बोला जाता है इसको कायांतरण बोला जाता है। इन दोनों के अंदर बहुत सारे चरण होते हैं, इल्ली के अंदर बहुत सारे चरणों के अंदर उसको व्यस्त करना पड़ता है, लेकिन जो मेंढक होता है उसके 4 चरणों के अंदर ही क्या बन जाता है, वो मेंढक बन जाता है। लेकिन इन दोनों के अंदर जो हार्मोन्स कंट्रोल किया जाता है, इंसेक्ट के अंदर, कीड़े के अंदर जो इंसेक्ट जो होता है, ठीक है, उसको जो हार्मोन्स कंट्रोल किया जाता है उसको बोला जाता है इंसेक्ट हार्मोन या कीट हार्मोन बोला जाता है। मेंढक के अंदर जो प्रोसेस को कंट्रोल करता है, जो हार्मोन प्रोसेस कंट्रोल करता है उसको बोला जाता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। यानी कि इंसानों की तरह ही मेंढक के अंदर भी क्या होती है, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से कैसे कंट्रोल होता है मैं आपको एक प्रोसेस से बताता हूं। ये जो प्रोसेस है इसको मैं नीचे एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, ठीक है। अब देखो मेंढक के अंदर थायराइड ग्रंथि द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है हार्मोन को। थायराइड ग्रंथि से जो निकलता है हार्मोन बोला जाता है थायरोक्सिन हार्मोन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, मेंढक को अपनी एज के अंदर ग्रोथ करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल करता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है। थायरोक्सिन हार्मोन तभी काम करता है जब इसके लिए कंडीशन होती है जब पानी के अंदर जल की मात्रा होती है। जब जल की मात्रा नहीं होती तो मेंढक क्या करता है, ग्रोथ नहीं कर पाता, वो टैडपोल के अंदर ही कन्वर्ट रहता है, ठीक है। जैसे मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं, कंट्रोल बाय थायराइड ग्लैंड्स, यानी कि मेंढक के अंदर जो होता है हार्मोन्स को कंट्रोल करता है वो थायराइड ग्लैंड्स करती है। अब थायराइड ग्लैंड्स होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन्स को क्या करती है, रिलीज करती है। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है कि मेंढक को एज करने में यानी कि टैडपोल से फ्रॉग बनने की कन्वर्ट के अंदर क्या करता है, हेल्पफुल करता है। लेकिन इसकी एक कंडीशंस होती है, एक केस होता है, वो वही होता है कि मेंढक को ग्रोथ करने के लिए वाटर के अंदर साल्ट की क्या होती है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी होना जरूरी होती है। अगर क्वांटिटी नहीं होती है तो फ्रॉग्स होते हैं वो टैडपोल के अंदर ही रहते हैं, वो चेंजेस नहीं हो सकता। यानी कि सारे प्रोसेस के अंदर चाहिए वो ह्यूमंस हो, इंसेक्ट हो या फ्रॉग हो, यानी कि इंसान हो, कीड़े हो या फिर यहाँ पे मेंढक हो, सबको अपने आप के अंदर ग्रोथ करने के लिए, चेंजेस लाने के लिए हार्मोन्स का सबसे बड़ा रोल होता है, चाहे ह्यूमन हो चाहे इंसेक्ट्स हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दैट मींस जननात्मक हेल्थ, ठीक है। अब ये क्या होता है मैं बता देता हूँ। मैंने आपको जब बताया था कि जब किशोरावस्था स्टार्ट होगी, किशोरावस्था में हम जाते हैं तो क्या होता है, बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, चेंजेस होते जाते हैं। एक मिनट सर पोज करो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनांतक स्वास्थ्य की बात करते हैं, ठीक है। जब हमने पहले ही पढ़ा था कि जब हम किशोरावस्था की ओर जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे क्या होता है, परिवर्तन आते हैं, ठीक है। जब परिवर्तन आते हैं तो बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, वेस्टेज होते हैं जो निकलता जाता है, इसलिए हमें शरीर का क्या होता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमने मेन टॉपिक ले लिया है, जिसके लिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। पहला टॉपिक होता है किशोरावस्था की पोषण आवश्यकता यानी कि न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ द एडोलेसेंस, यानी कि जब हम किशोरावस्था की ओर जाते हैं हमारे शरीर के लिए क्या होती है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और जो चेंजेस होते हैं उनको जो एनर्जी फुलफिल करनी होती है, ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरत होती है, वो ऊर्जा चाहिए होती है। तो ऊर्जा को पूरा करने के लिए भी क्या होती है, हमारे न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पोषक तत्वों को यानी कि हमें बैलेंस डाइट चाहिए होती है, संतुलित आहार चाहिए। तो संतुलित आहार क्या क्या होता है ये आपने पहले भी पढ़ चुका है, एक बार मैं डेफिनेशन रिमाइंड करवा देता हूँ। संतुलित आहार होता है जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिशन यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन सारे के सारे तत्व सम्मिलित होने चाहिए, ठीक है। वो बैलेंस डाइट होती है तो शरीर की जितनी भी एनर्जी होती है उसको फुलफिल कर देता है, ठीक है। अब इसके साथ ही क्या होता है कि अलग अलग तरीके से फुलफिल करते हैं, जैसे कि रुधिर होता है यानी कि खून होता है, ब्लड होता है, उसके अंदर आयरन होता है। आयरन हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा नीड होता है। जब हम किशोरावस्था की ओर जाते हैं तो हमारे के लिए क्या होती है, ये चीज जरूर होती है। अब पोषक तत्वों को आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अब एक शिशु की बात करते हैं, एक बच्चे की बात करते हैं, उसको मदर के मिल्क से क्या होता है, बेबी के लिए जो होता है वो मदर मिल्क क्या करता है, सारे जितने भी न्यूट्रिशन होता है उसको फुलफिल कर देता है। और देखा जाए तो जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, अपने आप में क्या होती है, बैलेंस डाइट होती है, ठीक है। इसके अलावा बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग तरह की एनर्जी की नीड्स होती है, जो हमारे अंडा, मांस, मछली, दूध, विटामिन, इन सब चीजों से क्या होता है, फुलफिल होता जाता है, ठीक है।
अब इसके साथ हम नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही ये समझाया था, जब हम किशोरावस्था की ओर जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम किशोरावस्था की जाते हैं तो हमारे पिंपल्स होने स्टार्ट कर देते हैं, हमारे क्या होते हैं पसीना ज्यादा आने लग जाता है और इसके साथ ऑयली स्किन हो जाती है। तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है कि बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए स्वच्छता का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है। अगर हम शरीर का स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे संक्रमण होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी कि हमारे डिजीज होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसलिए हमें शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखना होता है। हमारे शरीर को डेली के डेली हमें क्या होता है क्लीन करना होता है, हमें डेली के डेली बाथ लेना पड़ता है, नहाना पड़ता है। ठीक है, अब इसके साथ ही होती है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स ये होती है लड़कियों के साथ आती है। उसका एक रीजन होता है कि जब उनकी किशोरावस्था स्टार्ट होती है यानी टीनेजर्स में जाते हैं तो उनके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनके लिए सबसे ज्यादा रीजन ये होता है कि उनको स्वच्छता सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है। उनको क्या होता है नैपकिन के यूज करना, ज्यादा सैनिटरी के यूज करना पड़ता है, 3 to 4 टाइम उनको वापस रिप्लेस करना होता है। यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है वो होती है गर्ल्स के लिए सबसे ज्यादा स्वच्छता का ध्यान रखना होता है, क्लीननेस का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये शरीर की ऐसी चीजें होती है जिसको हमें शरीर को साफ रखना होता है। अगर हम साफ न रखें तो इससे बीमारियां फैलने के सबसे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसलिए शरीर की स्वच्छता का सबसे ज्यादा ये वाली एज ऐसी होती है जो 11 से 18 की एज होती है, टीनेजर वाली एज होती है जिसमें स्वच्छता का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा अगला हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि शारीरिक व्यायाम की बात करते हैं। ठीक है, हमने जब टीनेजर्स के बारे में पढ़ा था कि सबसे ज्यादा चेंजेस किस किस चीज में आता है, तो मैंने आपको ये बताया था कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है यानी कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा हमारा शरीर कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो उसमें मैंने ये बताया था कि हमारा जो सबसे ज्यादा डेवलप होता है वो ब्रेन ज्यादा डेवलप होता है। जैसे हम सबसे ज्यादा चिड़चिड़ हो जाते हैं, गुस्सा आता है, हर चीज को ऑब्जर्व करने स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारा माइंड क्या होता है इन चीजों से थोड़ा लेकर तनाव में रहता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आराम से बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए क्या होता है हमें शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। शारीरिक व्यायाम यानी कि शारीरिक जो फिजिकल एक्सरसाइज करनी होती है, इससे हमारा माइंड जो होता है वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है, अच्छे से वर्क करता है, हमें शांति रखता है, क्रोध भावना जो तनाव होता है इन सब चीजों से दूर रखता है, हम चीज को इजीली टैकल कर पाते हैं। तो हमारे बॉडी के लिए क्या होता है फिजिकल एक्सरसाइज होती है, जो पर्सनल एक्सरसाइजेस होता है और न्यूट्रिशन, ये तीनों चीजें बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है जब हम टीनेजर्स के अंदर जाते हैं या फिर एडोलेसेंट्स के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है से नो टू द ड्रग्स, यानी कि हम जब टीनेजर्स के अंदर जाते हैं तो हम सबसे ज्यादा मानसिक और फिजिकल यानी कि मानसिक और शारीरिक रूप से क्या होता है सबसे ज्यादा सुलझे हुए रहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो हर चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है। तो क्या होता है कि क्या होता है ये जब चीजें क्या होता है ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक इसलिए बन जाती है कि जब हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो जो नशीली दवाएं होती है उनको लिया जाता है। तो नशीली दवाओं से क्या होता है ब्रेन को सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो सेटिस्फेक्शन मिलने से हमें सिर्फ आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है और शरीर के लिए हानिकारक होने से शरीर का क्या होता है स्वास्थ्य बिगड़ने स्टार्ट कर देता है। यानी कि हम टीनेजर्स के अंदर हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा तनाव में रहता है, उलझा हुआ रहता है, एक्साइटेड होता है हर चीज को लेके, तो वो क्या होता है नशीली दवाओं का शिकार हो जाता है। तो आपको जब नशीली दवाओं का शिकार होता है तो उसको नहीं कहना ये सबसे ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये शरीर के लिए तथा दिमाग के लिए सेटिस्फेक्शन जरूर दिखाता है, लेकिन ये शरीर के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक बनता जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिथ्स यानी कि भ्रांतियां, यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो फाइनल वाली चीज बता रहा हूँ कि जो हमारे समाज के अंदर सबसे ज्यादा भ्रांतियां फैली हुई है यानी कि मिथ्स है उनके बारे में बता रहा हूँ। तो पहली भ्रांति हमारी ये है यानी पहला मिथ्स ये है कि एक जो पीरियड्स के टाइम अगर कोई लड़की किसी लड़के को देखती तो प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी कि अगर ऋतुस्राव के टाइम में अगर कोई लड़की किसी लड़के को देखती तो गर्भवती हो जाती है। ये एक तरीके से कंप्लीटली मिथ्या है यानी कि भ्रांति असत्य है, ऐसा कभी नहीं होता। अगर हमने साइंस अच्छे से पढ़ी, मैंने आपको अच्छे से बताया, तो ये प्रोसेसेस के लिए अलग वर्क होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, देखने से कभी कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है, ये कंप्लीटली मिथ्या है। सेकंड मिथ्या ये होता है कि किसी बेबी के लिए लड़का और लड़की के लिए सिर्फ और सिर्फ माँ ही जिम्मेदार होती है, ये कंप्लीटली असत्य है। क्योंकि हमने जब लास्ट वाले चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि सिर्फ माँ के अंदर जो होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र वो दोनों के दोनों एक्स होते हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पिता ही जिम्मेदार होता है। किसी लड़का और लड़की पैदा करने के लिए सिर्फ क्या होता है पुरुष ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि पुरुष के शुक्राणु में ही एक्स और वाई वाले गुणसूत्र होते हैं, जो लड़का और लड़की बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही जिम्मेदार होता है। और जो फाइनल वाला होता है वो ये होता है कि
लास्ट वाले मिथ्स ये है कि जब ऋतुस्राव होता है या पीरियड्स के टाइम होता है तो किसी भी लड़की को किचन में काम करना निषेध होता है। ये कंप्लीटली एक मिथ्यास है जिसको हम क्या होता है असत्य होता है कि किसी भी लड़की के पीरियड्स के टाइम में अगर ऋतुस्राव के टाइम अगर वो रसोई के अंदर किचन के अंदर वर्क करती है तो उससे क्या होता है ये चीज गलत मानी जाती है, लेकिन ये कंप्लीटली असत्य है। तो मैंने आपको तीनों मिथ्यास बताए हैं, वो ध्यान रखना। पहले मिथ्यास ये थी कि अगर कोई गर्भवती अगर कोई पीरियड्स के टाइम ऋतुस्राव के टाइम में कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो प्रेग्नेंट हो जाती है, ये असत्य है। दूसरा वाला मैंने ये बताया था कि अगर किसी माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो लड़का और लड़की के लिए माँ जिम्मेदार होती है, ये कंप्लीटली असत्य है। और तीसरा ये बताया था कि ऋतुस्राव के टाइम या पीरियड्स के टाइम में कोई लड़की रसोई में काम करके कंप्लीटली निषेध होता है, ये भी एक तरीके से असत्य है।